मिथिला परंपरायाः शास्त्र संदर्भे मिश्र महाभागानां यत् अवदानं वर्तते तदाधारीकृत्य अनेन महोदयेन शोधपत्र प्रस्तुतिः अनेन विहिता। एतदनन्तरं साक्षादेव अस्मदीयाः एव भवन्ते श्री अरविन्दलोचन महाभागाः। इमे मूलतया मैथिलप्रवराः एव, किन्तु देशे विदेशे अटन्तः ज्ञानग्राहिणः एते महानुभावाः वर्तन्ते। अतो अहं सादरं समनुरुन्धे यत् एते अत्र आगत्य आभाषिकपटले स्वकीय वक्तव्यम् अत्र प्रस्तुवन्तु। तत्र हिंदी माध्यमेन, आंग्ल माध्यमेन, संस्कृत माध्यमेन भवतां कृते सर्वत्र अत्र सौकर्यम् अस्ति एव इति। अरविन्दलोचन महाभागः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा और थोड़ा बहुत मैथिली का भी प्रयोग करूंगा। तो डॉक्टर भरत ने बहुत ही अच्छी बात कही मिथिला और भारत वर्णन के विषय में श्रीमान जयमंत मिश्र के ओर से। और जब ये बोल रहे थे तो मेरे अंदर एक बहुत ही पुरानी कविता जो मेरे पितामह के द्वारा मैथिली में रची हुई है वो याद आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं जरूर आप लोगों को उसके कुछ लाइन सुनाऊं। जो मिथिला क्षेत्र से हैं उनको तो ये जरूर समझ में आ जाएगा, पर जो भी बाहर के हैं वो भी इसको देख सकते हैं कि मैथिली और संस्कृत कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं शुरू करता हूं उनकी कविता के कुछ लाइनों के साथ। उत्तर दिस गिरिराज हिमालय, ध्यान लीन छथि जहिए सौ, पार्वती कर अनुजा मिथिला, कोरा बैसली तहिए सौ। जय मिथिले जय मिथिले, कमला को श्री चरण पखारथी, दीप जराबथी बागमती, लहरिक तार सितार बजाबथी, गुन गुन गाबै भागीरथी। मिथिला केर धरती सो जनमली, सीता बेटी जहिए सो, मर्यादा पुरुषोत्तम कहबै, राम अबै छथि तहिए सो। तो ये कुछ स्टैंजा है, काफी बड़ी ये कविता है बाबा ने मेरी जो लिखी है आज से करीब 50-60 साल पहले। अब वो नहीं रहे स्वर्गीय श्री इंद्रनाथ झा। अब मैं कुछ अपने सोच, जो चूंकि मैं मिथिला क्षेत्र से हूँ और मैथिली मेरी भाषा है, मैं सोचता हूँ कि मुझे जरूर कुछ कुछ वक्तव्य अपना इस क्षेत्र में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मिथिला की जो परंपरा है, जो ज्ञान परंपरा है, वो वैदिक काल से ही विद्यमान है। राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी मुझे लगता है हम सभी जानते हैं। और राजा जनक हमारे राजा होते थे, मिथिला क्षेत्र के हर राजा को जनक कहा जाता था। तो वहां से शुरू होती है, और शायद उससे भी पहले राजा निमि और उनकी जो परंपरा है कि किस तरह से निमि से निमिष में आ गए वो, हम सभी के निमिष में आ गए वो, तो वो एक अलग ही परंपरा है। काफी 1000, 2000, 5000, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी ये परंपरा है, बट ज्ञान की परंपरा आदिकाल से वहां रही है और आज भी विद्यमान है। मैं कुछ कुछ प्रकाश डालूंगा हमारे जो कुछ लोक व्यवहार हैं, मिथिला के लोक व्यवहार हैं, और उसका संस्कृत से कैसे आपस में जुड़ाव है। तो बचपन से लेके जो मुंडन संस्कार होते हैं तभी से लेके हमारे यहाँ हर परंपरा की गीत है, और हर परंपरा
कि गीत जो है कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इनकी कहानियों से जुड़ी हुई है। चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे वो विवाह का संस्कार हो। तो मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में ये एक गौरवमयी इतिहास का प्रतीक है, जब हम एक संगीत के माध्यम से या गीत के माध्यम से अपने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मिथिला की लोक परंपराएं परंपराएं संस्कृत ज्ञान की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने अलग अलग लोक व्यवस्थाओं को देखें, तो संस्कृत ज्ञान को जीवंत करने के लिए ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई हैं, और ये हम लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ कर रखती है। मिथिला के विद्वानों ने आलोचनात्मक दृष्टि से, जो मुझे सबसे प्रभावित करता है, वो है हमारी तर्क की धारा और नव्य न्याय की धारा। जो तर्क या नव्य न्याय गंगेश उपाध्याय या वर्धमान मिश्र जैसे विद्वानों के अस्तित्व में प्रचलित हुई, और नव्य न्याय की जटिल शब्दावली और उसके पेचीदे तरीके किस तरह से एक तार्किक विश्लेषण को एक स्ट्रक्चर, एक होता है ना, एक पूरी तरह से स्ट्रक्चरल वे में लाए। जैसे एक बहुत बड़ी जो नव्य न्याय की परंपरा है, वो है कि मैं प्रकृति की सुंदरता देखता हूं और निश्चित रूप से इसका एक रचयिता होना चाहिए। तो इस इसका जो तर्क है, वो गंगेश उपाध्याय जी ने जिस तरह से नव्य न्याय के विद्वानों को सावधानी पूर्वक वैध ज्ञान के साथ उपलब्ध कराया, मुझे लगता है कि इसकी तुलना करना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह से मेरा जो परिचय हुआ बिपिन जी से आज से करीब 8-10 साल पहले, वो ये हुआ कि मैं भामती टीका के बारे में आ, ये खोज कर रहा था कि मुझे भामती टीका समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। मैंने जब वाचस्पति मिश्र की उनकी पढ़ना शुरू किया, तो उनकी जो ज्ञान मीमांसा या टीका है, वो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। और तब मैं विपिन जी के पास पहुंचा, मेरे कुछ संबंधी हैं उनके उनके द्वारा, और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि कितना गूढ़ ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो कि शास्त्रों में निहित है, और हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। तो इन सभी धारणाओं की सीमाएं मुझे असीमित लगती है। और यह कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि मुझे बस ये समझ में आता है कि मैं भी बिल्कुल छोटे से कण को भी नहीं समझ पाया हूं, जो हमारी मिथिला की परंपरा है उसकी, या मिथिला के संस्कृत के योगदान के ऊपर मुझे बस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सरफेस लेवल नॉलेज है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे उपस्थित सारे विद्वत जन, अ, उनके उनका अध्ययन का क्षेत्र संस्कृत है। मेरे अध्ययन का क्षेत्र कंप्यूटर साइंस और एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बिल्कुल अलग विधा है मेरे क्षेत्र की। परंतु मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे इस दोनों क्षेत्र को आपस में जोड़ूं। और इसी प्रक्रम में मैंने बहुत सारे अध्ययन को शुरू किया है कि जो कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम्स हैं, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के जो एल्गोरिदम है, एआई आज के युग में जो यूज हो रहा है, इसको हम कैसे कंप्यूटर, संस्कृत और मैथिली, इन तीनों को आपस में जोड़ के एक नया उदाहरण पेश कर सकूं, एकेडमिक वर्ल्ड में हो चाहे वो रिसर्च के वर्ल्ड में हो। ये कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः ज्ञान के दो पक्ष हैं, एक तो शास्त्रीय विषय वस्तु जो है उनको समझना और समझाना लोगों को। दूसरा पक्ष है जो कि भाषाई पक्ष है। यद्यपि भाषाई पक्ष में आप अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं, लेकिन
आज आवश्यकता इस बात की है कि जो शास्त्र में निहित हमारे निधि हैं, उनको विश्व क्षितिज पर, विश्व पटल पर जनमानस के लिए कैसे हम उपस्थापित करते हैं। और इस दृष्टि से आप निरंतर कार्यरत रहे हैं विविध आयामों के साथ। इसका एक झलक इससे पूर्व संस्कृतांतर वीक्षा में आपका लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है, वो लोग देख सकते हैं, विशेष रूप से परिचित हो सकते हैं। और साथ ही अंतरराष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का जो 5वां एपिसोड होने वाला है इस वर्ष अगस्त के आसपास में, उसमें आपका एक विशेष योगदान रहेगा संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के वैश्विक क्षितिज पर। इस पर हम लोग आगे देखेंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अब